सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। लेखन की विधा क्या है? यह एक व्यंग्य है और यह व्यंग्य किस पर किया गया है? जैसा कि इस पूरे पाठ में नाक को लेकर बात की गई है। नाक किसका प्रतीक होता है? नाक सम्मान का प्रतीक है। हमारे देश में सम्मान की बात जहाँ आती है तो वहाँ नाक की बात ज़रूर आती है कि अपना नाक तो रखना ही पड़ेगा, अर्थात हमें हमारी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। तो लेखक ने, कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर इस देश में जितने भी शासक और प्रशासक थे उस पर पैना व्यंग्य कसा है। क्या पैना व्यंग्य कसा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन जॉर्ज पंचम आज भी उनके लिए सम्मान के पात्र हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर व्यंग्य कसा है जो आज भी जॉर्ज पंचम का सम्मान करते हैं। तो देखेंगे इस पाठ में, इस व्यंग्य में वो किस तरह से ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसते हैं। ये बात उस समय की है जिस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही थी। तो भारत के दौरे पर आ रही थी। कहाँ कहाँ आ रही थी? नेपाल, पाकिस्तान और भारत के दौरे पर आ रही थी। और लंदन की सभी अखबारों में इसी की चर्चा थी रोज रोज कि रानी जो हैं, रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं, वो नेपाल, पाकिस्तान और भारत पर कब कब क्या क्या पहनेंगी। उनका दर्जी परेशान था कि वो क्या पहनेंगी। और तो और उनके जो वहाँ पे फिलिप के जीवनी छापी गई अखबारों में, और अखबारों की कतरने हिंदुस्तान की अखबारों में चिपकाई जाने लगी। हर दिन हिंदुस्तान में यही चर्चा थी कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं। अब लंदन में जो रानी के बावर्ची थे, उनके नौकर थे और उनके अंगरक्षक थे, उनकी पूरी की पूरी जीवनियाँ हिंदुस्तान की अखबारों में छापी जाने लगी। यहाँ तक कि उनके कुत्ते तक की कहानियाँ भी हमारे हिंदुस्तान की अखबारों में छापी जाने लगी। हर रोज़ हिंदुस्तान में यही चर्चा थी कि शंख तो बज रहा था इंग्लैंड में, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ध्यान में रखिएगा क्या अर्थ हुआ इसका कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, इंग्लैंड में बज रहा था और इसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात कि तैयारियां तो हो रही थी इंग्लैंड में रानी के आने की, कि वो क्या पहनेंगी, किस तरह से जाएंगी। उनकी हर तरह की कहानियां, हर तरह के चर्चे लंदन में हो रहे थे, लेकिन इसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? चर्चा कहाँ पर हो रही थी? चर्चा हो रही थी भारत में। भारत के जितने भी अधिकारी वर्ग थे, शासक वर्ग थे, प्रशासक वर्ग थे, सब के सब रानी की आने की तैयारियों में जुटे हुए थे और बदहवास दिखाई देते थे। और इधर लंदन में भी रानी का जो सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति था वो कौन था? वो था उनका दर्जी। देखें सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है औरतों को कि कहीं जाना होगा तो क्या पहन कर जाएंगी भाई। यूँ तो बहुत सारे सूट्स होते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलना होता है तब लगता है कि क्या पहने। यही समस्या इस एलिजाबेथ द्वितीय के साथ थी और इसका दर्जी परेशान था। दर्जी ने सुना था कि दर्जी ने 400 पाउंड का कपड़ा
कहाँ से मंगवाया था? भारत से मंगवाया था। रेशम का कपड़ा भारत से मंगवाया था और रानी जो भारत के दौरे पर हल्के नीले रंग का सूट पहनने जा रही थी। अब देखें कि चर्चा शंख कहाँ बज रहा था? इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज कहाँ आ रही थी? हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात शोर शराबा कहाँ हो रहा था? हिंदुस्तान में हो रहा था। तैयारियां तो वहाँ चल रही थी और इस तरफ हर तरफ हलचल थी कि रानी भारत आने वाली हैं। तो देखिए अब क्या कि रानी एलिजाबेथ दिल्ली आने वाली थी। दिल्ली ने अपनी तरफ बेसाख्ता देखा, बेसाख्ता अर्थात स्वाभाविक रूप से देखा कि और कहा वे आए हमारे घर पे, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ऐसा दिल्ली ने कहा। दिल्ली का मानवीकरण कर दिया गया यहाँ पर कि दिल्ली ने ऐसा कहा और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। ये प्रश्न भी बन जाएगा भाई डस्टर कि दिल्ली की काया पलट होने लगी थी। काया पलट मतलब सारी तैयारियां होने लगी थी। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी की तरफ कुछ नहीं देखा और दिल्ली सड़कें जवान हो गई थी, बुढ़ापे की धूल साफ हो चुकी थी, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया था। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की काया पलट होने का मतलब सभी सड़कों को वापस से साफ सफाई कर दी गई थी। अगर कहीं से खराब थी तो उसे जोड़ दिया गया था। इमारतों पर तरह तरह के रंग कर दिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक नाज़नीनों की तरह इमारतें तैयार हो रही थी। नाज़नीन अर्थात कोमल अंग वाली स्त्री। ऐसी लग रही थी वो इमारतें, कैसी लग रही थी? जैसे कोई कोमल अंगों वाली कोई स्त्रियां खड़ी हों। तो इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया था। इस तरह से दिल्ली की काया पलट हो गई। अगर प्रश्न आए कि दिल्ली की काया पलट हो रही थी, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यही है कि सभी सड़कें जो थी वो साफ सुथरी कर दी गई थी। कहीं से टूटी हुई थी तो उसे जोड़ दिया गया था और इमारतों पर रंग रोगन कर दिया गया था। पूरी दिल्ली को चमका दिया गया था। लेकिन समस्या एक ही थी। वो समस्या क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि बहुत ही बड़ी परेशानी थी। जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि नई दिल्ली में सब था, नई दिल्ली में सब था परंतु नाक नहीं थी, नाक नहीं थी। इस कथन पे, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इस पर प्रश्न भी बन जाता है कि दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी से लेखक का क्या तात्पर्य है? लेखक ने ऐसे दिल्ली के ऐसे शासकों की मनोवृत्ति पर ऐसा व्यंग्य कसा है कि देश जो है वो स्वाधीन हो चुका है, लेकिन इनकी मनोवृत्ति जो कैसी है कि वे नई दिल्ली को भले ही कितना ही सजा दिया था, कितना ही चमका दिया था, लेकिन ऐसे शासकों के बीच में स्वाभिमान लेश मात्र भी नहीं था। वे आज भी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे थे। आज भी उनकी मानसिकता जो थी वो विदेशों की ही गुलाम थी। चाहे भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आज भी उन लोगों को सम्मान दे रहे थे। ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग्य कसा है। अब देखें हुआ क्या कि नाक की भी अजीब कहानी थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए भी बड़े तहलके मचे थे। हुआ क्या था, जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई जाने लगी थी तब
गर्मा गर्म बहसें हुई थी, चंदा जमा किया गया, इधर उधर से सब तरफ से एक ही बात हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक हटाई जाए या लगी रहने दी जाए। जॉर्ज पंचम की नाक जो इंडिया गेट के सामने उनकी मूर्ति लगी हुई थी, उसके चारों तरफ कड़ा पहरा बिछाया गया था और जो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के पक्ष में थे उन्होंने तो उस पर कड़ा पहरा बिछा दिया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें अभी भी आज़ादी की भावना थी और ऐसे लोग जो जॉर्ज पंचम की नाक के विरोधी थे उन्होंने रातों रात कड़े पहरे के अंदर भी जॉर्ज पंचम की नाक उड़ा दी थी, गायब कर दी थी। अब इसी नाक के लिए अपने इस देश के लोग कितने भ्रष्टाचारी हैं और कितने ज़्यादा इनकी इतनी मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है कि इस नाक के लिए ये क्या क्या करेंगे, हम आगे देखें। अब देखें भाई, रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हर तरह मीटिंग बिठाई गई, सरगर्मियां पेश की गई। जो खैर ख्वाह थे अर्थात जो भलाई चाहने वाले थे उन लोगों की एक कमेटी बिठाई गई और एक मूर्तिकार को बुलाया गया। वो मूर्तिकार कैसा था? पैसे से ज़रा लाचार था, अर्थात वह भी तरह तरह के उपाय देगा भाई मूर्ति पर नाक लगाने के, कि वो भी पैसे पर बिक चुका था। उसने भी अपनी पैसे के लिए अपनी कला को बेच दिया था और उसका स्वाभिमान जो था वो राष्ट्र के लिए मर चुका था। तो देखें, मूर्तिकार को बुलाया गया और सबके चेहरे लटके हुए थे, उदास थे, बदहवास थे। जैसे ही मूर्तिकार अंदर आया उससे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तब मूर्तिकार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, लग जाएगी, सिर्फ मुझे यह जानना है कि वह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, यानी इसका जो पत्थर था वह कहाँ से आया था। अब क्या हुआ, फाइलें टटोली गई, बाबू को बोला गया कि जल्दी से फाइल लाओ, निकाल कर पता करो कि पत्थर कहाँ से आया था। बाबू भागता हुआ अंदर गया और थोड़ी ही देर में मुंह लटका कर लौट कर आ गया और उसने क्या आकर बोला कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग अर्थात प्राचीन जो चीज़ें, यूनिक चीज़ें जो रखते हैं विभाग है, उस विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ? यह भी प्रश्न बन सकता है कि फाइलों के पेट चीरे गए और फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि कोई समस्या होती है तो उसे बाबू पर छोड़ दिया जाता है, या फिर बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचारी करते हैं उनकी फाइलों को अंदर ही अंदर से गायब करवा दिया जाता है, यानी सत्य को छिपाने के लिए फाइलों को गायब करवा दिया जाता है। ये सब किसका? एक पूरे तंत्र का काम होता है, शुरुआत से लेके ऊपर तक सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। अर्थात इस फाइल को भी क्या कर दिया गया था? गायब कर दिया गया था। अर्थात इसमें वापस पाने वाला कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं इससे संबंधित मिल रहा था। अब देखिए मूर्तिकार ने क्या कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। सबके चेहरे उदासी से लटक चुके थे, सब हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए थे, लेकिन मूर्तिकार ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और खोज कर लाऊंगा कि ये किस किस्म का पत्थर है। और तभी सबके सब खुश हो गए, सबके चेहरों पर खुशी छा गई कि अब ये जाकर पत्थर ले आएगा। और सभापति जी ने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है,
हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है तो खोज करने की, और खोज करने से यह अवश्य मिलेगी और हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा और पूरे देश में खुशहाली छा जाएगी। यह खबर जैसे ही उन्होंने ये भाषण दिया, अगले दिन ये भाषण सभी अखबारों में छप गया। अब देखें मूर्तिकार किस तरह से हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाता है और क्या मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया और कुछ दिन बाद ही हताश होकर लौट आया। उसने आकर कहा कि मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज आया हूँ, लेकिन मुझे इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। सभापति जी तैश में आ गए। उन्होंने कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। हम हर विदेशी चीज़ अपना चुके हैं, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज, हर चीज़ हम विदेशी अपना चुके हैं। यहाँ तक कि बाल डांस भी अपने यहाँ पर होने लगा है। पहले बाल नृत्य को यहाँ पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, लेकिन विदेशों से देख देखकर हमारे यहाँ भी बाल डांस का प्रचलन हो गया है। सब तरह के विदेशी चीज़ें हम अपना चुके हैं, लेकिन एक पत्थर नहीं मिला। तब मूर्तिकार ने कहा कि यदि एक उपाय मेरे पास और है, यदि यह उपाय अखबारों में ना छपे। तुरंत कमरों के दरवाजे बंद कर दिए गए और मूर्तिकार से पूछा गया कि बताइए आप अपना उपाय कि क्या हो सकता है। इस नाक को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखें, मूर्तिकार ने कहा, यहाँ पर देश के अनेक नेताओं की मूर्तियां जगह जगह पर लगी हुई हैं। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं किसी एक नेता की मूर्ति की नाक उतार कर ला सकता हूँ। देखिए मूर्तिकार का स्वाभिमान किस कदर गिर चुका था, किस कदर वह जॉर्ज पंचम की नाक के लिए राष्ट्र की भावना को ही मिट्टी में मिला चुका था। और उसके बाद उस प्रशासक वर्ग को देखिए जिसने उसकी इजाज़त दे दी थी। उन्होंने इजाज़त दे दी और वो मूर्तिकार हिंदुस्तान के या देश के चप्पे चप्पे में निकल पड़ा और हर मूर्ति को खंगालने लगा। सबसे पहले वह बम्बई पहुंचा। बम्बई में दादा भाई नौरोजी, तिलक, शिवाजी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद वह गुजरात की तरफ भागा। गांधी जी की मूर्ति को भी उसने टटोला। सरदार पटेल, विट्ठल भाई, बिस्मिल, सबकी मूर्तियों को उसने खंगाला, लेकिन किसी तरह का ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठती हो। अर्थात हमारे सब देशभक्त जितने भी थे उन सब की नाक उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अर्थात हमारा जो देश की नाक थी उनके नाक से, उनकी इज्जत से ज़्यादा सम्माननीय थी। अभी भी देखें, इसके बाद मुंह लटकाकर मूर्तिकार हर जगह घूम आया। यहाँ तक भी कि वह पंजाब भी गया। पंजाब में भी उसने लाला लाजपत राय की मूर्ति को देखा। पंजाब से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से बिहार गया। सभी नेताओं की मूर्ति उसने देख ली। सबकी मूर्ति की जो नाक थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी साबित हो रही थी। अब मूर्तिकार हताश होकर लौट चुका था, लेकिन उस मूर्तिकार जो कि पैसे से लालची था, उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने एक उपाय और दिया। कहा कि सन 42 में जो छोटे बच्चे बिहार में शहीद हुए थे, शायद उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से फिट बैठ जाए। वह तुरंत बिहार की ओर भागा, लेकिन उन बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है और किस तरह से एक मूर्तिकार ने अपनी कला को पैसे की खातिर बेच दिया था और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए इधर उधर भटक रहा था। अब देखें आगे क्या। मूर्तिकार वापस आ चुका था और मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था,
क्यों? क्योंकि वह इतना पैसे से लाचार हो चुका था और प्रशासकों ने भी उसको पैसे से उसका मुंह भर रखा था। इस वजह से उसने वही शर्त अपनी वापस दोहराई कि अखबारों में यह खबर नहीं छपनी चाहिए। मेरे पास एक उपाय और है, यही कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगा दी जाए। अर्थात भारत में 40 करोड़ जनता है, उसमें से एक नाक काटकर, किसी भी की भी एक नाक काटकर उस मूर्ति पर लगा दी जाए। देखें आप कि हमारा प्रशासक वर्ग है वो कितना भ्रष्ट, कितना नीचे गिर चुका है। अब सब कानाफूसी करने लगे। मूर्तिकार ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये मेरा काम है और मैं करके दिखाऊंगा। अब क्या हुआ, तालाब के आसपास मूर्ति के आसपास तालाब बनाया गया ताकि वो जो जिंदा नाक लगाई जानी थी वह सूखने ना पाए और उसे पानी से हर वक्त गीला करते रहें। चारों तरफ पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। ये सब तैयारियां अंदर ही अंदर हो रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और सभापति ने कहा कि हमें नहीं पता। अब मूर्तिकार खुद भी परेशान हो गया था कि उसने उपाय तो दे दिया लेकिन वो करेगा कैसे। और सभापति भी उस पर गुस्से से बोला कि हमें नहीं पता, एक खास दिन तक मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया था। अखबार में छपा कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। देखिए अखबार में कैसा छापा, किस तरह से गोलमोल करके छाप दिया कि कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती, अर्थात असली नाक लगती है। इस तरह से अखबार में छापा गया, ना कि ये छापा गया कि असली नाक ही लगाई गई है। 40 करोड़ भारत की जनसंख्या में से किसी एक की नाक काटकर, अर्थात भारत के प्रशासक वर्ग ने अपने ही एक इंसान की, एक मनुष्य की नाक काटकर उस विदेशी पर लगा दी थी। आज भी उसका सम्मान किया जा रहा था, लेकिन उस दिन सब तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था। जिस दिन जिंदा नाक लगाई गई, कहीं भी अखबारों में किसी तरह की कोई खबर नहीं छपी, कहीं फीता नहीं काटा गया, कहीं स्टेशन या रेलवे पर किसी का सम्मान नहीं किया गया, किसी को मान पत्र नहीं बांटा गया, सभी अखबार खाली पड़े थे। नाक तो केवल एक लगनी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? और वह नाक भी किसको लगनी थी? एक बुत को लगनी थी। यह था भाई पाठ। अब इसमें प्रश्न देखें कौन कौन से। तो कुछ एक प्रश्न तो मैं आपको बीच में बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बन सकता है वह यह है कि उस दिन के सभी अखबार खाली थे। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ये है कि किसी तरह के अखबार में कोई खबर नहीं छपी थी। क्यों? क्योंकि भारत के एक व्यक्ति की जिंदा नाक काटकर उस पर लगाई गई थी, जिसका सभी अखबार वालों ने एलिजाबेथ का विरोध किया और किसी तरह की कोई खबर अखबार में नहीं छापी थी। इसीलिए अखबार सारे खाली पड़े थे। एक प्रश्न और बन सकता है कि हमारे समाज में नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक है। ठीक है, इससे लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। कई सारे मुहावरे भी इसके बने हुए हैं नाक पर कि नाक काटना, नाक ऊंची बनाए रखना, इस तरह के कई मुहावरे भी बने हुए हैं। लेखक कहना चाहता है कि 200 वर्षों तक जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम रखा, उसी के एक आदमी की नाक को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया। यानी हमारे नेताओं, हमारे देश के शहीद बच्चों तक की मूर्तियां खंगाल डाली, अर्थात अपने सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को भी इन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया था। तो यह था कमलेश्वर का एक व्यंग्य, जॉर्ज पंचम की नाक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।